डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय पर चर्चा करूंगा। इसके अंतर्गत आज हम उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे इस विषय के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमिकरण इस टॉपिक पे बातचीत करूँगा। सर्वप्रथम हम शिक्षा के सार्वभौमिकरण और उसके अर्थ के विषय में जानेंगे। शिक्षा का सार्वजनिकरण या लोकव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना भारत में प्राचीन काल से ही विकसित हो चुकी थी। शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना हम कुछ कथनों एवं उदाहरणों के आधार पर स्पष्ट करेंगे। सर्वप्रथम हम जेपी नायक के अनुसार शिक्षा का सार्वजनिकरण का अर्थ जानेंगे। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनाने तथा इसे राष्ट्रीय विकास के से संबद्ध करने की आवश्यकता है। शिक्षा को भारत के जनसाधारण के उस वर्ग की ओर उन्मुख करना है जो गरीबी की रेखा के से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि उनमें आत्मचेतना जागृत हो सके और उनकी उत्पादक क्षमताएं प्रस्फुटित होकर उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रभावी रूप से सहभागी बनने योग्य बनाया जा सके। दूसरा विचार है चक्रवर्ती का। इन्होंने कहा है सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की समस्या का निसंदेह निर्णयात्मक महत्व है। वर्तमान समय में शिक्षा का सार्वजनिकरण केवल मात्र सभी के लिए शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क कर देने तक सीमित नहीं है, अपितु इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो गया है। आज हम इसमें कुछ बातों पर चर्चा करेंगे जिनका समावेशीकरण आवश्यक रूप से शिक्षा के सार्वभौमिकरण में होना चाहिए। पहला है नामांकन की सार्वभौमिकता, दूसरा है शिक्षा में बने रहने की सार्वभौमिकता और तीसरा है उपलब्धियों की सार्वभौमिकता। हम नामांकन की सार्वभौमिकता पे बात करेंगे। नामांकन की सार्वभौमिकता से हमारा तात्पर्य है विद्यालय जाने योग्य उम्र के सभी बालक, चाहे वह किसी जाति, धर्म, प्रजाति, क्षेत्र, लिंग या भाषा के हों, बिना किसी भेदभाव के अपना नाम किसी न किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनिवार्य रूप से लिखवाएं। दूसरा है शिक्षा में बने रहने की सार्वभौमिकता। नामांकन की सार्वभौमिकता से तात्पर्य सभी उपयुक्त छात्रों का विद्यालय में प्रवेश लेने से है, किंतु विद्यालय में प्रवेश ले लेना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि बालक विद्यालय में प्रवेश ले तथा शिक्षण के एक स्तर को पूरा करने तक विद्यालय में ही बना रहे। एक स्तर की शिक्षा पूरी होने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देने से उसकी शिक्षा व्यर्थ जाती है। उदाहरण के लिए यदि बालक कक्षा 1 में प्रवेश लेता है तो उसे प्राइमरी शिक्षा पूरी करनी चाहिए। वह तब तक विद्यालय में रहे जब तक कि उसकी प्राइमरी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। तीसरा है उपलब्धियों की सार्वभौमिकता।
सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक दृष्टि से किसी विद्यालय में किसी छात्र का नामांकन होना तथा एक निश्चित स्तर की शिक्षा पूरी करना आवश्यक नहीं है। यह भी आवश्यक है कि वह अपनी शिक्षा जीवन में अच्छी शैक्षिक उपलब्धि प्रदर्शित करे। उपलब्धि की सार्वभौमिकता से आशय है कि छात्र किसी भी कक्षा में 1 वर्ष से अधिक न रुके, अर्थात वह किसी भी कक्षा की परीक्षा में अनुत्तीर्ण न हो। उसकी उपलब्धि ऐसी हो कि वह हर वर्ष आगामी कक्षा में प्रोन्नत होता रहे। संविधान की धारा 45 के अनुसार 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने की संकल्पना लिया गया है, जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है। इस सार्वभौमिकता में निम्नलिखित 3 समस्याएं हैं। पहला है सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव। प्राथमिक विद्यालयों की दूरी 1 किलोमीटर से कम नहीं है, अतः छात्रों को पैदल जाना पड़ता है। दूसरा है नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव। इस समस्या के अंतर्गत बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनका विद्यालय में 6 वर्ष की अवस्था में प्रवेश होता है। कहीं कहीं पहली कक्षा में प्रवेश के समय छात्र की आयु 10 से 11 वर्ष भी होती है। तीसरा है शिक्षा को बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता। शिक्षा की यह समस्या पहली 2 समस्याओं से जुड़ी हुई है। छात्र शाला में आकर कुछ समय पश्चात विभिन्न कारणों से विद्यालय छोड़ देता है। इससे अपव्यय को बढ़ावा मिलता है और परिपक्व अवस्था में छात्रों का शाला से हटना शिक्षा के अपव्यय को बढ़ावा देता है। हम शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य की चर्चा कुछ निश्चित बिंदुओं पे की जा सकती है। जैसे इसमें पहला है ज्ञानार्जन का उद्देश्य। ज्ञानार्जन ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति में शिक्षा का सार्वजनिकरण अपरिहार्य साधन है। दूसरा है बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य छात्र का मानसिक विकास करना है। तीसरा है शारीरिक विकास का उद्देश्य। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य छात्रों का शारीरिक विकास करना है। यह माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। चौथा है नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। सुचरित्र एवं नैतिक व्यवहार राष्ट्र और समाज की उन्नति करते हैं, अतः शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना है। पांचवा है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य छात्रों को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत बनाना है। छठवां है सामाजिक कुशलता के विकास का उद्देश्य। शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य देश के भावी नागरिकों में सामाजिक कुशलता का विकास करना है। सातवां है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। आठवां है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का एक उद्देश्य छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना एवं अपने को कुछ करने योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहन देना है। छात्रों में प्रारंभ से ही इसी प्रकार की भावनाएं होती हैं, तभी छात्र अच्छे नागरिक बन सकते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता। शिक्षा की सार्वभौमिकरण की आवश्यकता पे चर्चा हम निम्नलिखित बिंदुओं पर करेंगे। इसमें पहला है साक्षरता
प्रसार के लिए आवश्यक। शिक्षा का सार्वभौमिकरण या सार्वजनिकरण करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को साक्षर करेगा तथा उसकी साक्षरता की उपलब्धि से उसका परिवार, समाज तथा राष्ट्र लाभान्वित होगा, क्योंकि वह अपने परिवार और समाज के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का प्रयास कर सकता है। अतः आवश्यक है कि शिक्षा का सार्वजनिकरण अवश्य ही होना चाहिए। दूसरा है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक। साक्षर व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। अपने घर का हिसाब किताब, क्रय विक्रय करने तथा समाचार पत्रों से देश विदेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। अतः शिक्षा का सार्वजनिकरण आवश्यक है। तीसरा है स्व शिक्षा के लिए आवश्यक। अंशकालिक शिक्षा, पत्राचार द्वारा शिक्षा अथवा स्वयं पीढ़ी योजनाओं से व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ साथ अपनी अभिवृत्ति, कौशल एवं आकांक्षाओं का विकास कर सकता है। अपना अध्ययन भी व्यवसाय के साथ निरंतर रख सकता है। चौथा है व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक। शिक्षा का सार्वजनिकरण व्यक्ति के विकास हेतु एक निश्चित आयु एवं अवधि तक शिक्षा प्राप्ति कराने के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य को समाज की धारा में शिक्षा की अनिवार्यता ही जोड़ सकती है। पांचवा है जनतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक। जनतंत्र की सफलता के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का महत्व। डॉक्टर प्रकाश के अनुसार किसी भी प्रजातांत्रिक देश के विकास के लिए शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार आवश्यक है। जनता के सहयोग से जनतंत्र का आर्थिक विकास के लिए शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार आवश्यक है। शिक्षा अनिवार्य रूप से देश के प्रत्येक छात्र को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होनी चाहिए। छठवां है राजनीतिक जागरूकता के लिए आवश्यक। सार्वभौमिक शिक्षा का इसलिए भी महत्व है कि नागरिकों में कर्तव्य और अधिकारों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागृत होती है। निरक्षर व्यक्ति चालाक और स्वार्थी राजनीतिज्ञों के चक्कर में मतदान का उचित प्रयोग नहीं कर पाते। सातवां है सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की भावना में सहायक। वर्तमान में अधिकांश व्यक्ति निरक्षरता के कारण सामाजिक भेदभाव के फलस्वरूप विकास के अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। वे निरक्षरता के कारण अपना समुचित विकास नहीं कर पाते। इसका कारण स्पष्ट है, शिक्षा के सार्वभौमिक प्रसार का पर्याप्त न होना। प्रतिभाशाली व्यक्ति राष्ट्र और समाज की उचित सेवा निरक्षरता के कारण नहीं कर पाते। आठवां है सांप्रदायिकता के विनाश के लिए आवश्यक। सांप्रदायिकता एक ऐसा अभिशाप है जो सामाजिक जीवन में व्यक्तिगतता की भावना का विष घोल देता है। अतः राष्ट्रीय जीवन में सांप्रदायिकता के विष को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का प्रसार करना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी के लिए परम आवश्यक है, तभी राष्ट्र समाज उन्नति कर सकता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान में संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कहा गया है। संविधान की धारा 45 में छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। राज्य इस संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की कालावधि के भीतर सभी छात्रों को 14 वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध कराने का प्रयास करेगा। इस धारा में सार्वभौम निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करने का संकल्प लिया गया है। यह धारा संविधान का उल्लंघन नहीं करती एवं विद्यालयों को सरकार से अनुदान प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। अनुच्छेद 30(1)
के अधीन सरकार अपना लक्ष्य सरकारी तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों के सहयोग से प्राप्त कर सकती है। शिक्षा जनसाधारण को सुलभ कराना। दूसरा है उसके जीवन को समुन्नत बनाना। पहले उद्देश्य के अनुसार औपचारिकेतर शिक्षा को छात्रों की आवश्यकताओं से इस प्रकार जोड़ें कि वे अपनी सुविधा एवं समय के अनुसार ज्ञान अर्जन कर सकें। जैसे पहला है ऐसे छात्र छात्राओं को समझा बुझाकर औपचारिकेतर शिक्षा केंद्र तक ले जाना जो परिस्थितिवश या तो पढ़ लिख न सके हों या बीच में शिक्षा छोड़कर घर पर बैठ गए हों। दूसरा है समय एवं स्थान का निर्धारण उनकी सुविधा के अनुसार हो। तीसरा है उनके मन की इस ग्रंथि को समाप्त किया जाए कि उनसे छोटे छात्र पढ़ने में कैसे आगे हैं तथा हम पीछे कैसे हैं। चौथा है उन्हें स्नेह एवं सहानुभूति की आवश्यकता है ताकि उनकी मानसिक स्थिति नकारात्मक दृष्टि की न बन सके। पांचवा है दिन भर के थके व्यक्तियों को केंद्र पर पढ़ाने के लिए रुचिकर वातावरण सृजित किया जाए। छठवां है रोजी रोटी अर्थात व्यवसाय हेतु भी मार्ग प्रशस्त किया जाए जिससे कमाकर खाने की क्षमता उनमें उत्पन्न हो जाए। सातवां है समाज में व्याप्त अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को समाप्त करने के उद्देश्य से छात्रों के माता पिता को समझाएं तथा छात्राओं को केंद्र पर ले जाएं। उनके लिए सिलाई बुनाई या अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। नंबर 8 है साक्षरता द्वारा ग्राम्य जीवन की संस्कृति तथा सामाजिक वातावरण में परिवर्तन करें और उसे अनुकूल बनाएं। 9वां है अपना घर जमीन पड़ोस तथा गांव नहीं छूटे तथा आत्मनिर्भर बने रहें इसके लिए शिक्षा विकसित की जानी चाहिए। 10वां है छात्र छात्राएं अपने पर्यावरण को समझ सकें स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के प्रति संवेदनशील बने रहें इसके लिए शिक्षा आवश्यक है। इन सब के लिए खोजपूर्ण दृष्टि के तौर तरीके अपनाए जाने चाहिए तथा अनुसंधान और विकास के कार्यों को एक ही सिक्के के पहलू मानकर कार्य करना चाहिए। अनुसंधान गांवों के शिक्षा केंद्रों पर ऐसी एजेंसियां कार्य करें जो शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य रहें तथा उनकी दैनिक शिक्षागत आवश्यकताओं को समझें और उन पर खोजपूर्ण कार्य करें एवं उनका व्यवहारिक हल ढूंढें। इसके लिए निश्चय तथा समर्पण की भावना को विकसित किया जाना चाहिए। व्यवहारिक हल को सुलझाने में बड़े उद्योगपति एवं समाज सेवी संस्थाओं को भी आर्थिक सहयोग हेतु प्रेरित किया जा सके। शिक्षा संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस दिशा में सही कदम उठाना चाहिए। शिक्षा महाविद्यालय विश्वविद्यालय की शिक्षा संकाय तथा ये विद्यालय औपचारिक शिक्षा के शैक्षिक पक्षों पर कार्य करें अनुसंधान एवं खोजपूर्ण व्यवहार से सामग्री बनाएं प्रशिक्षण को वास्तविकताओं से जोड़ें तथा औपचारिकेतर शिक्षा को परीक्षा के जाल से निकालकर स्वायत्तशासी बनाएं जिसकी मान्यता प्रत्येक क्षेत्र में हो। औपचारिकेतर शिक्षा की पाठ्य सामग्री पुस्तकें बाल साहित्य तथा शिक्षण सामग्री आदि ग्रामीण अंचलों से संबंधित होनी चाहिए। शासन तथा समाज दोनों को सोचकर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान करना चाहिए। हमें समर्पण की भावना से इस शैक्षिक कार्य में जुट जाना चाहिए। धन्यवाद।